हेलो एवरीवन, वेलकम टू IJS लॉ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पिनल कोड सीरीज 2 में सेक्शन 107 ऑनवर्ड्स। और जिसने भी मेरी सीरीज 1 मिस की है उसमें मैंने कवर किया है सेक्शन 1 to 106 तक, यानी आईपीसी के 4 जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट किए गए हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको आने वाली सीरीज में और हेल्प मिलती चली जाएगी। और सेम टाइम आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू वॉच फुल वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम बात करेंगे पार्ट 5 की, जिसमें हमने कवर किया है अबेटमेंट, और सेक्शन 107 to 120 तक अबेटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। इससे रिलेटेड प्रोविजन है। अबेटमेंट जनरली देखा जाए इसको हिंदी में हम दुष्प्रेरण बोलते हैं, और बिल्कुल आम भाषा में इसको बोलते हैं किसी को उकसाना, ऑफेंस करने के लिए उकसाना। और अबेटमेंट जो है वो 3 तरीके से हो सकती है, बाय इंस्टिगेशन, बाय इंगेजिंग और बाय इंटेंशनली एडिंग। अब इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। इंस्टिगेशन होता है जैसे मैंने किसी को सजेस्ट कर दिया, काउंसलिंग कर दी, या उसको एक एडवाइस दे दी कि उसने तेरे साथ ऐसा किया और तुमको ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें उसको मारना चाहिए, उसने तेरी इंसल्ट की थी, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन। और सेकेंड तरीका है अबेटमेंट करने का इंगेजिंग, यानी मैंने उसके साथ एक कॉन्स्पिरेसी कर ली और उसके साथ मैं जुड़ गया उस क्राइम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंगेजिंग। एंड द थर्ड वन इज इंटेंशनली एडिंग। इंटेंशनली एडिंग यानी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें उसको मुहैया या फिर उसको अवेलेबल करा दी है जिससे वो क्राइम कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी को मारने जा रहा है, मैंने कहा ये ले, एक काम कर, गन मेरे से ले ले या लाठी मुझसे ले ले, कुछ अरेंज करा दी कुछ चीज़ें जिससे वो क्राइम को एग्जीक्यूट कर सके, तो मैंने उसको उस तरीके से भी अबेट किया, इंटेंशनली एडिंग। नाउ अबेटमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कई बार MCQ क्वेश्चन या जुडिशरी हो या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं। जैसे सेक्शन 107 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 108। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या अबेटर कहते हैं जो उस ऑफेंस को उकसाता है। क्या अबेटर जिसने ऑफेंस उकसाया है अगर सामने वाला उस ऑफेंस को ना करे तो क्या तब भी अबेटर जो है वो लायबल होगा उस ऑफेंस अबेटमेंट के लिए? तो इसका आंसर है सेक्शन 108 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, जिसमें लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी कि अबेटेड एक्ट मस्ट बी कमिटेड, इवन देन अबेटर वुड बी लायबल। तो अबेटर तब भी लायबल होगा चाहे वो ऑफेंस करे या ना करे, क्योंकि अबेटर ने तो अपना पूरा काम कर ही दिया। और इसमें सेक्शन 1014 इंपॉर्टेंट है, जब अबेटर भी जिसको उकसाया गया है उसी प्लेस पर जाकर उस क्राइम को होते हुए देखता है तो ऐसा माना जाता है कि अबेटर भी अब इस सिचुएशन में वुड बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो अबेटमेंट से रिलेटेड केस है क्वीन वर्सेस मोहित। जैसे हम सब जानते हैं हमारे इंडिया में एक सती प्रथा काफ़ी टाइम पहले रही थी, तो उसी तरीके इस केस में जब किसी का हस्बैंड मर जाता है और उसके बाद उसकी वाइफ को सती करने के लिए ले जाया जाता है उसी के साथ, तो जो लोग पीछे थे, जैसे आपको पता होगा राम 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 करते चले जाते हैं, राम नाम सत्य हैं, तो इस तरीके से जो लोग पीछे इस तरीके से बोलते जा रहे थे, दे ऑल वर प्रोसिक्यूटेड फॉर अबेटमेंट, यानी कहीं ना कहीं वो किसी अनलॉफुल एक्ट को करने के लिए अबेट कर रहे थे। और सेकेंड केस है इस पे एम्परर वर्सेस उमी। इस केस में जैसे हम सब देख सकते हैं, मैंने लिखा है प्रीस्ट और चाइल्ड मैरिज। वैसे आप सबको शायद नॉलेज होगी, चाइल्ड मैरिज वैसे वैलिड है हिंदू मैरिज एक्ट में, और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ पर्टिकुलर एज भी लिखी है, जैसे मेल की जो एज है वो 21 और लड़की की जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम चाइल्ड मैरिज अगर हो जाती है वो अपने आप में वैलिड मैरिज होती है। बट किसी भी तरीके की चाइल्ड मैरिज को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, उसके लिए कानून है, और जो कोई भी उसको एनकरेज करेगा उसके लिए पनिशमेंट है। एंड दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ एम्परर वर्सेस उमी में जो प्रीस्ट था, जो पुजारी था, जो बच्चों की चाइल्ड मैरिज करा रहा था, उस पे भी अबेटमेंट का चार्ज लग गया। तो आप समझ सकते हैं अबेटमेंट जो है अपने आप में ऑफेंस हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 5। अभी हम बात करेंगे पार्ट 5A जो बाद में ऐड हुआ था। इट वॉज नॉट इन दी, जब हमारा 1860 में IPC बना तो उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पार्ट 5A ऐड हुआ 1913 में। और जैसे कॉन्स्पिरेसी से आप समझ ही पाएंगे ये षड्यंत्र, जब कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा जाता है
तो उसके लिए कॉन्स्पिरेसी के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी होता है क्या है, जब कोई एक इलीगल एक्ट करते हैं या कोई ऐसा एक्ट जो अपने आप में इलीगल नहीं है बट इलीगल तरीके से करते हैं, वो कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। और सेक्शन 120A और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। इसमें केस है जैसे CBI वर्सेस VC शुक्ला, जैसे मैंने कहा कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो इस केस में कहा गया अगर कॉन्स्पिरेसी में अब इंडिविजुअल कैन नॉट बी चार्ज फॉर द कॉन्स्पिरेसी, तो अकेले एक आदमी पे कॉन्स्पिरेसी नहीं लग सकती। अगर 2 लोग थे उसमें से एक को एक्विट कर दिया गया है तो। और इसी तरीके सेकंड केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालनी। इट इज़ अ वेरी लीडिंग केस जिसमें राजीव गांधी असैसिनेशन का केस है। इस केस में जो कंट्रोवर्सी थी, क्वेश्चन यहाँ पे ये था क्या जो एक्यूज्ड है हु वाज इन्वॉल्वड इन द कॉन्स्पिरेसी, जिसने असैसिनेशन किया, और क्या उसकी जो वाइफ जो मेन एक्यूज के साथ रह रही थी, क्या वो भी कॉन्स्पिरेसी में कवर की जाएगी, whether she would be guilty under the conspiracy। तो कोर्ट ने कहा सिर्फ साथ रहने से कॉन्स्पिरेसी साबित नहीं हो जाती है। तो इट्स अ लीडिंग केस डीलिंग विद द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और कॉन्स्पिरेसी में कोई भी ओवर एक्ट यानी उसको सामने से नजर आनी जरूरी नहीं कि कॉन्स्पिरेसी इन 2 लोगों के बीच में हुई, बिकॉज कॉन्स्पिरेसी कभी भी होती है सीक्रेटली होती है। दैट्स व्हाई नो ओवर एक्ट इज नेसेसरी इन द केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जो डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। सेक्शन 121 to 130 तक कवर किया गया है, और जिसमें पर्टिकुलरली देखा जाए तो वेजिंग वॉर और सेडिशन को कवर किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। वेजिंग वॉर को हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे हमारे संसद पर जब अटैक किया गया था, यानी भारत सरकार के विरुद्ध आक्रमण कर देना। और ऐसे ही रिसेंटली मुंबई अटैक हुए थे, अजमल कसाब आतंकवादी जिसको डेथ सेंटेंस दे दी गई। तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम वेजिंग वॉर कहते हैं, जिसमें डेथ सेंटेंस दी जाती है। और अगर हम 124A सेक्शन सेडिशन की बात करें, सेडिशन को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें भारत के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ कई बार नारे लगाए गए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मनुवाद से आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी हम लेकर रहेंगे। और उस के चलते जब हम भारत सरकार के विरुद्ध अपनी हेटेड स्पीच या सरकार को गिराने की बातें करते हैं तो उसमें हम सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी रही थी जिसको केदारनाथ सिंह के केस में रिजॉल्व की गई। अब क्वेश्चन क्या था कि जब हमें फंडामेंटल राइट जब दे ही रखे हैं, आर्टिकल 19(1)A में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, और उसमें जब हमें बोलने की आज़ादी है तो क्या हम किस लिमिट तक बोल सकें। तो उस चीज़ को चैलेंज किया गया था, सेक्शन 124A को चैलेंज किया गया था केदारनाथ सिंह केस में। तो उस केस में सेक्शन 124 को वैलिडेट किया गया कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो मेरी ऑलरेडी एक ओवरव्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे बन चुका है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, तो आप उसको एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो को जरूर देख लें। और फंडामेंटल राइट्स पे भी एक वीडियो बनी हुई है, उसको देखने से आपको सारी अंडरस्टैंडिंग जो है, इनफैक्ट IPC के अंदर यूज़ होने वाले प्रोविजन जो हैं वो भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो सेडिशन 124 किसी भी तरीके की ऐसी स्पीच, हेट स्पीच, कंटेम्प्ट, जहाँ सरकार का हम कंटेम्प्ट करते हैं उस तरह की स्पीच को मना किया गया और इसको वैलिडेट कर दिया गया केदारनाथ सिंह केस में। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 जो डील करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सेक्शन 131 to 140 डील करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पे आज तक मैंने कोई MCQ जुडिशियल सर्विसेज में नहीं देखा है, बट इवन दो आई वुड से कि एक बार आप इसकी सिंपल रीडिंग कर ले और कम से कम सिर्फ ये जरूर ध्यान रख ले कि इसका जो चैप्टर जो नंबर है वो 7 वो किससे डील करता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। देन चैप्टर नंबर 8 विच डील्स विद द ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। सेक्शन 141 to 160 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें अनलॉफुल असेंबली, तो अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, उस किसी भी असेंबली में अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम एटलीस्ट 5% चाहिए। और सेक्शन 141 के अंदर अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट को 5 लोग करते हैं, मिनिमम 5 लोग, तो अनलॉफुल असेंबली के अंदर कवर हो जाते हैं। अब वो 5 ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और जो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें पहला ऑब्जेक्ट है टू ओवररे बाय क्रिमिनल फोर्स,
यानी क्रिमिनल फोर्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी सरकारी पब्लिक सर्वेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसके काम करने से रोकना यानी आतंकित करना। सेकंड होता है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, किसी कानूनी प्रोसेस को उसका निष्पादन होने से रोकना यानी एग्जीक्यूशन होने से रोकना। जैसे सपोज कोर्ट का अगर बैलिफ किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने आए उसको अनलॉफुल असेंबली रोकती है, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग उसको अपने काम को एग्जीक्यूट करने से रोकते हैं। थर्ड है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। एंड द फोर्थ वन बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, यानी वही क्रिमिनल फोर्स दिखाकर किसी प्रॉपर्टी का कब्जा अपने पास ले लेना या किसी को कब्जे से या उसके इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना। एंड द फिफ्थ वन बाय शोइंग द क्रिमिनल फोर्स, किसी इंसान को क्रिमिनल फोर्स दिखाकर ऐसा काम करने के लिए करना जो वो लीगली बाउंड नहीं है। तो इस तरीके के जो एक्ट हैं वो क्रिमिनल अनलॉफुल असेंबली के 5 इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो अनलॉफुल असेंबली, यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हो करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। इसी चैप्टर में कुछ और भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे 142 जिसमें लिखा है ओनली बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर आप सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के मेंबर भी हैं तब भी वो अपने आप में ऑफेंस है, तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर बने रहे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, से फॉर एग्जांपल अगर जंतर मंतर पर कोई भी भाषण के चलते कोई असेंबली वहाँ गैदर होती है और लेकिन जब वो असेंबली गैदर हुई तो वो लॉफुल थी, लेकिन जैसे उसमें हिंसा या वायलेंस यूज़ होने लगी तो वो अनलॉफुल हो गई, और अगर तब भी आप उस असेंबली के मेंबर बने रहेंगे तो इट वुड बी कंसिडर एज अ यू आर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। 6 महीने तक की सजा हो सकती है। और सपोज उसी असेंबली को अगर जैसे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमांड दे दी गई है फॉर द डिस्पर्समेंट, यानी अलग होने के लिए सेक्शन 145 में, और तब भी आप उसके मेंबर बने रहेंगे तो 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये था अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड। और अब हम बात करेंगे रॉयटिंग, सेक्शन 146 जो डील करता है रॉयटिंग से। रॉयटिंग मीन्स जैसे आपने सुना होगा हिंसा यानी मॉब आ गई, जो मॉब है उसने दंगे छेड़ दिए। तो पहली चीज़ 146 होने के लिए सबसे पहले अब कोई भी अनलॉफुल असेंबली जो है वो फोर्स या वायलेंस का अगर इस्तेमाल कर लेती है और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है तो वो रॉयटिंग में कन्वर्ट हो जाती है अनलॉफुल असेंबली। यानी सबसे पहले रॉयटिंग होने के लिए, दंगे होने के लिए पहले अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, और उस अनलॉफुल असेंबली के द्वारा यूज़ किया गया फोर्स या वायलेंस विद द कॉमन ऑब्जेक्ट कहलाता है रॉयटिंग, सेक्शन 146। और कई बार रॉयटिंग विद डेडली वेपन होती है तो उसमें सजा थोड़ी और ज़्यादा हो जाती है। देन वी हैव कॉमन ऑब्जेक्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 149। और कॉमन ऑब्जेक्ट को समझने से पहले हमारे पास सेक्शन 34 को भी समझना चाहिए, और उसके लिए मेरी ऑलरेडी सीरीज़ 1 वीडियो आईपीसी की बन चुकी है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा आप उस वीडियो को समझ लें, उसमें हमने डिस्कस किया गया है विद लीडिंग केस, कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन को। वैसे एक ब्रीफ मैनर में यहाँ पे भी बता देता हूँ। कॉमन इंटेंशन जो है सेक्शन 34 में है, कॉमन ऑब्जेक्ट 149 में है। कॉमन इंटेंशन में एटलीस्ट 2 लोग चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट 5 लोग चाहिए। और यहाँ जो है कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप में ऑफेंस होता है सेक्शन 149, जबकि सेक्शन 34 है जो रूल ऑफ एविडेंस है वो किसी और सेक्शन के साथ जुड़कर ही लगेगा, बट सेक्शन 149 अपने आप में ही ऑफेंस होता है बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली और उसके बाद उस अनलॉफुल असेंबली का कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो तो 149 अपने आप में ऑफेंस हो सकता है बट 34 नहीं होता है। इसके लिए डिटेल वीडियो आप ऑलरेडी आईपीसी की सीरीज 1 को जरूर देख लें, जो मेरी ऑलरेडी सीरीज 1 बन चुकी है आईपीसी पे। देन वी हैव वन सेक्शन 153A इंपॉर्टेंट है। आजकल मैंने देखा है काफ़ी हिंसा हो रही है इंडिया में, तो उसके चलते ही सेक्शन 153A का यूज़ भी बहुत आया है। जैसे 2 ग्रुप के बीच में 2 धार्मिक ग्रुप हो सकते हैं, ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, धर्म के आधार पर, कलर, रेस, कास्ट, जाति के आधार पर 2 ग्रुप में एनिमिटी यानी शत्रुता पैदा करना अपने आप में गंभीर अपराध माना गया है। तो सेक्शन 153A का भी बहुत ज़्यादा यूज़ देखा गया है। देन वी हैव एफ्रे, सेक्शन 159 एफ्रे। एफ्रे कई बार MCQ क्वेश्चन में पूछा गया है, डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है। तो एफ्रे होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग
किसी पब्लिक प्लेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, पीस, पब्लिक प्लेस पे पीस डिस्टर्ब कर देंगे तो वो एफरे कहलाता है। बट एफरे में भी एक बात जाननी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गाली गलौज या फिर एब्यूजिव वर्ड यूज करना एफरे में नहीं कवर हो जाता है। यहाँ पर एक्चुअल फाइट होनी चाहिए। एक लीडिंग केस में कहा गया देयर मस्ट बी एक्चुअल फाइट, देन ओनली इट वुड बी कंसीडर एज ए एफरे। तो 159 सेक्शन एफरे से डील करता है। और चैप्टर 9 जो है वो डील करता है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, यानी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए ऑफेंस। सेक्शन 161 से 171 तक इससे रिलेटेड ऑफेंस कवर किए गए हैं। लेकिन एक चीज समझेंगे, सेक्शन 161 से 165A तक जो है ऑलरेडी रिपील कर दिए गए हैं और उसके लिए एक अलग से सेपरेट एक्ट बना दिया गया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। बेसिकली इसमें जो किस टाइप के ऑफेंसेस हैं, जैसे पब्लिक सर्वेंट अगर इलीगल ग्रेटिफिकेशन यानी ब्राइब लेता है तो उस तरीके के अपराधों के लिए एक अलग से ही एक्ट बना दिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। और इसी चैप्टर में सेक्शन 166A और 166B जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है डिसोबे करता है डायरेक्शन ऑफ लॉ। इसका बेस्ट एग्जांपल है इन केस ऑफ सपोज 376 के केस में, रेप के केस में, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, 354 वाले केसेस में, या एसिड अटैक केस में पुलिस जो है अगर वो आपकी FIR लिखने से मना कर देती है तो उनको भी 6 मंथ शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट 2 साल तक की विच में एक्सटेंडेड 2 years तक की सजा दी जा सकती है। और ऐसे ही सेक्शन 66B जिसमें अगर जो हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो और वो ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं विक्टिम को इन्हीं मामलों में, तो उन पे भी 1 year तक की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान 166B में दिया गया है। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, यानी सेक्शन 171A से 171I तक जो है चैप्टर 9A में इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। ऑफेंस रिलेटेड इलेक्शन में जैसे इलेक्शन के टाइम में ब्राइब देना या पर्सोनेशन यानी वे अपना भेष बदल कर किसी और का वोट डालने जाना, तो इस तरीके के ऑफेंसेस को कवर किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट एरिया है क्या है, सिर्फ आप इसका जो पार्ट A9 है इतना ध्यान रखेंगे कौन से पार्ट में दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक सेक्शन दिया गया है। वैसे MCQ मैंने नहीं देखा इस पे आज तक कोई आया हो, बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कहाँ पर डिफाइंड है, कहाँ दे रखे हैं इस तरीके के ऑफेंसेस। एंड नेक्स्ट चैप्टर है 10 जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, यानी जब पब्लिक सर्वेंट जो है कोई ऑर्डर या कमांड देता है और उस कमांड या ऑर्डर को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी एक ऑफेंस करते हैं। जैसे सेक्शन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे 172 यानी कोई पब्लिक सर्वेंट ने कोई समन भेजा या कोई ऑर्डर भेजा और आप उसको अवॉइड करते हैं, एब्सकॉन्ड कर जाते हैं, तो अपने आप में एक ऑफेंस होता है 172 के अंदर। ऐसे ही 177 है गिविंग अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं पब्लिक सर्वेंट को। देन 179 सेक्शन जो है जिसमें कोई पब्लिक सर्वेंट अगर कोई रीजनेबल क्वेश्चन पूछता है और उसको आप आंसर देने से मना कर देते हैं तो उसमें भी पनिशेबल ऑफेंस है, 6 महीने तक की सजा हो सकती है। और सेक्शन 186 है जहां पर कोई पब्लिक सर्वेंट के काम को कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उसमें भी सजा का प्रावधान दिया गया है। और ऐसे ही सेक्शन 188, और अभी रिसेंटली जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना में जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए थे, जैसे लॉकडाउन के दौरान आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और उस लॉकडाउन के ऑर्डर का अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो धारा 188 के अंदर आप पे मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो चैप्टर 10 में डिस्कस किए गए हैं। और हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, विच डील्स विद द फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। सेक्शन 191 टू 229 तक इसमें कवर किया गया है, जिसमें फॉल्स एविडेंस कवर है। फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस, देखो फॉल्स एविडेंस यानी झूठी गवाही देना, और एक होता है फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेट यानी कुछ ऐसे तथ्यों को गढ़ना जो झूठी गवाही में इस्तेमाल किए जा सके। फॉल्स एविडेंस जैसे विटनेस ने अगर किसी को देखा नहीं क्राइम करते हुए, तब भी विटनेस ये कहता है कि हाँ मैंने देखा, दैट इज कॉल्ड फॉल्स एविडेंस। बट फैब्रिकेशन होता कुछ चीज़ों को गढ़ना, जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मर्डर करने के बाद कोई अगर नाइफ जो है किसी और घर पे रख दे ताकि वो फंस जाए तो इसको बोल सकते हैं फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस।
और ये कुछ प्रोविजन जो मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 191, 192, 193, 193 में पनिशमेंट की बात की गई है। अगर झूठी गवाही देंगे या फैब्रिकेशन होगा तो उसमें पनिशमेंट दी जा सकती है। सेक्शन 201 है कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ द एविडेंस, यानी कई बार एविडेंस जो होते हैं उसको छुपा देना जिससे वो पकड़ में ना आ पाए कि किसने क्राइम किया। तो इस तरीके के प्रावधान है। सेक्शन 206, 7, 8, 9, 211 ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 228A। सेक्शन 228 में जैसे कोई जो विक्टिम होता है तो विक्टिम की आइडेंटिटी को छुपाए रखना भी एक ड्यूटी है पब्लिक सर्वेंट की या ऑफिशियल्स की, कि किसी भी तरीके से वो विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना होने दे। जैसे जनरली पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जैसे रेप और ये सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में अगर किसी विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की कर भी जाएगी तो वो पनिशेबल हो जाएगा, उस ऑफिसर्स को पनिश किया जा सकता है। और इसी तरीके से सेक्शन 212 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हार्बरिंग ऑफेंडर की बात की गई है। हार्बरिंग ऑफेंडर मीन्स जो अपराधी को शरण देना, तो शरण ना दिया जाए जिससे कि वो ऑफेंस जो है जो उसने किया है उसके चलते वो पकड़ा जा सके। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटेल में हम करेंगे इसको बाद में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। सेक्शन 230 to 263A डील करता है ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। बट इस पे हार्डली अभी एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा किसी भी रिसेंट एग्जाम में, बट आपको इसका एटलीस्ट चैप्टर पता होना चाहिए, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं। और वैसे इस पर एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, आपको याद होगा, तेलगी घोटाला, जिसमें गवर्नमेंट की जो स्टैम्प पेपर जो है उसका घोटाला हुआ था और तेलगी इज स्टिल इन द जेल नाउ। एंड नेक्स्ट चैप्टर है 13 डील्स विद द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स। सेक्शन 264 to 267 बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कौन सा चैप्टर है एंड किस कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है। और इसको ब्रीफ में ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम शॉप्स पे कोई ग्रॉसरीज या कोई भी सामान लेने जाते हैं और वो कई बार कम तोलते हैं, तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर उनमें भी कुछ फैब्रिकेशन या फिर कोई कम तोला जा रहा है तो उस तरीके के ऑफेंस को यहाँ पर कवर किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डील करता है ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। सेक्शन 268 to 294A तक, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सिलेक्टेड प्रोविजन है, एटलीस्ट इनको आप मिस ना करें। जैसे 268 डील करता है पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस भी जहाँ पर एटलीस्ट दो लोगों से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनको अनॉय किया जा रहा है, किसी भी तरीके से हो सकता है जैसे वाइब्रेशन, फ्यूम्स एक्सेट्रा, तो 268 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे 269, 270 जहाँ पे कुछ ऐसी डेलिबरेटली, नेग्लिजेंटली या मैलिग्नेंटली इन्फेक्शियस डिसीज़ को फैलाना, और या फिर और भी इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जैसे तालाब के पानी को जानबूझकर गंदा कर देना या कुएं में पानी को गंदा कर देना, पॉल्यूट कर देना। एंड देन वी हैव 272 कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जैसे 272 में और 273, 274 जिसमें एडल्ट्रेशन की बात की गई है, फूड्स या खाने के सामान को एडल्ट्रेशन कर देना या ड्रग्स यानी मेडिसिन्स में भी एडल्ट्रेशन कर देना। एंड 279 जिसमें अगर कोई रेस ड्राइविंग कर रहा है तो उस पर भी पनिशेबल ऑफेंस है। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है 292 to 294A। 292 जैसे सेल एंड सेलिंग ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल, जैसे आपने देखा होगा कई जगह किसी अनऑथराइज मैगजीन्स वगैरह होती है जो ऑब्ससेनिटी को बढ़ावा देती है, और मैगजीन ही नहीं जैसे सीडीज होती है या पोर्नोग्राफी की तरह की जो वीडियोस हैं उस तरीके की अगर कुछ मटेरियल मिलता है, बेचा जा रहा है, तो उनको ये सेक्शन कवर करता है। और इसमें आगे अगर जैसे 294A जो है उसमें भी जैसे लॉटरीज जो चलती हैं वो कई जगह बहुत सारी जगह बैन है। एंड बट जैसे आपको पता होगा अभी रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉटरीज, बट जैसे कैसीनोज जो चलते हैं, गोवा में कैसीनोज अलाउड है, एंड जैसे सिक्किम वगैरह है वहाँ पे भी कैसीनोज अलाउड है, डिपेंडिंग अपॉन दिस उस स्टेट पे क्या लॉज हैं। एंड तो बट 294 पर्टिकुलर डीलिंग विद द लॉटरीज टिकट्स विच इज कम्प्लीटली बैंड। नेक्स्ट चैप्टर है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। सेक्शन 295 to 298 कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और 295 में डील किया गया है जैसे पॉल्यूट कर देना रिलीजियस प्लेस और वर्शिप पे,
तो दूसरे जो लोग फॉलोअर हैं दूसरे धर्म के, उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जैसे मंदिर या मस्जिद, उसको पॉल्यूट कर देना। एंड 295 या 298 में ये डिस्कस किया गया है कि आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग। अब कई बार ऐसा होता है वर्बली कर सकते हैं, कई बार कुछ लिखकर, तो वो 295A और 298 में डिस्कस किया गया है, पनिशेबल ऑफेंस है। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं चैप्टर 5 to 15 यानी सेक्शन 107 to 298। और आने वाली इस वीडियो में जो कि हमारी थर्ड सीरीज होगी उसमें हम कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर 16 और 17, जिसमें हमेशा से मीन्स में से क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कहीं हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड अपडेट। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने मेरी फर्स्ट सीरीज जो IPC पे मैंने बनाई है उसको मिस कर दिया है तो प्लीज़ वॉच इट, ताकि आपको आने वाली वीडियोस में भी एक कंटिन्यूटी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।